नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रही चर्चाओं और उस पर फैले भ्रम के बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है और ना ही दी जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ये पर्वत श्रृंखलाएं हरी भरी रहें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से न केवल अवैध खनन पर लगाम लगेगी, बल्कि अरावली को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर भी सख्त रोक लगेगी। निर्वाचन आयोग आज केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इसके अलावा ड्राफ्ट मतदाता सूची संबंधित सीईओ, डीईओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की अलग सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वो ड्राफ्ट सूची की जांच कर समय रहते आपत्ति या दावा दर्ज कराएं, ताकि अंतिम मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाया जा सके। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त श्रीलंका के दौरे पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में कोलंबो की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री आज श्रीलंकाई नेतृत्व से मिलेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि ये दौरा कई मायनों में खास है। इसमें श्रीलंका में आए चक्रवात दितवाह से हुई तबाही से निपटने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु का संदर्भ अहम है। इस सप्ताह ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल दल ने श्रीलंका में अपना मानवीय मिशन पूरा किया और भारत लौट आया। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के अंतर्गत पहले चरण की सुनवाई में लगभग 32 लाख अचिन्हित मतदाताओं को बुलाया जाएगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इस गणना चरण के दौरान कुल 31,68,424 अचिन्हित मतदाताओं की पहचान राज्य में की गई है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने कहा है कि ये कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों, उप विभागीय कार्यालयों, विभिन्न सरकारी विभागों और विद्यालयों और कॉलेजों में संचालित होगी। नीति आयोग ने सोमवार को भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर विस्तृत रिपोर्ट जारी की। भारत की कुल छात्र आबादी में से सिर्फ 3% छात्र ही उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। 97% छात्र देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में ही अध्ययन करते हैं। वर्ष 2024 के आंकड़ों के मुताबिक 13 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें अधिकांश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। रिपोर्ट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की पहल और उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के लिए समग्र योजना पर जोर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती को आज देश किसान दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के साथ साथ कृषि की प्रगति और किसानों की समृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। भारत और यूएई के थल सेनाओं के लिए अल हमरा में चलाया जा रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अभ्यास के तहत भारतीय सेना और यूएई थल सेना के जवान गहन संयुक्त प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के विजेताओं को करेंगी सम्मानित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी द्वारा लिखी गई किताब सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एआई इवोल्यूशन द महाकुंभ ऑफ एआई पर नेशनल कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नेताओं के मामले में आरोपियों की ओर से दलीलें सुनी जाएंगी। पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल एनआईए अदालत में पीएफआई के 20 शीर्ष नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर बीते शनिवार को सुनवाई हुई थी, जिसमें एनआईए ने अदालत में पीएफआई के खिलाफ अपनी दलीलें पेश की थी। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई होने की संभावना है। भारत और न्यूजीलैंड एक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके समकक्ष के टेलीफोन पर वार्ता के बाद इसकी घोषणा की गई। इस समझौते के बाद भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड का बड़ा बाजार मिलेगा, तो न्यूजीलैंड के उत्पाद भारत में सस्ते हो जाएंगे। इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा, तो व्यापारिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक वाणिज्य ढांचे में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। विकसित भारत 2047 के विजन के साथ आगे बढ़ते देश की स्पीड और स्केल को दुनिया देख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता एफटीए भारत की व्यापार कूटनीति के लिए एक निर्णायक क्षण है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। नितिन नवीन आज प्रदेश कार्यालय स्थित अटल सभागार में भाजपा सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वो पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और जनप्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। ग्रैब 4 लागू होने से असर दिखाई दे रहा है और हवा की गुणवत्ता में सुधार भी हो रहा है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि नो पीयूसी नो फ्यूल नियम के बाद अब तक 2 लाख से ज्यादा वाहनों की पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जांच की गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आज भारत मंडपम में जीडीपी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष संशोधन पर दूसरी जारी पूर्व परामर्श कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इस कार्यशाला में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों, वित्तीय संस्थाओं और बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों, विषय विशेषज्ञों, प्रमुख सांख्यिकी आंकड़ों के उपयोगकर्ताओं और केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न वर्गों के प्रतिभागी शामिल होंगे। उत्तर और मध्य भारत में इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में आज शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है, जिसके मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में भी 27 दिसंबर तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड और कोहरे को देखते हुए सावधानी बरतने, विशेषकर सुबह और रात के समय यात्रा में सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक्स पर साझा किए एक लेख में कहा कि उत्तर भारत में जारी शीतलहर को देखते हुए राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कटघर पुलिस स्टेशन इलाके के पास दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर घने कोहरे के कारण 2 ट्रक डिवाइडर से टकरा गए। हापुड़ में नवीन मंडी में सब्जी मंडी के पास स्थित 3 दुकानों में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। ओडिशा में क्रिसमस से पहले शहर में क्रिसमस ट्री, घंटियों और उपहारों से बाजार सज गए हैं। पूरे शहर में त्योहार का माहौल बना हुआ है। केरल के चुंगथारा गांव में क्रिसमस आने से पहले 2800 फूलों वाले पौधों से बना 30 फीट का ऑर्गेनिक क्रिसमस ट्री बनाया गया। जम्मू और कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हुआ है। वहीं लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी ने पहाड़ों को ढक लिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रेड डील पर भारत अमेरिका की बातचीत एडवांस स्टेज में है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ने 6 राउंड की बातचीत पूरी कर ली है।
मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने 5 इंटेलिजेंस अलायंस के 3 सदस्यों ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है और फिलहाल यूएस और कनाडा ही बाकी रह गए हैं। इंडस्ट्री बॉडी पीएचडी सीसीआई के सीईओ और महासचिव रंजीत मेहता ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में देश का ग्लोबल फुटप्रिंट मजबूत होगा। इसके तहत भारत का ज्यादातर निर्यात जीरो ड्यूटी पर होगा। न्यूजीलैंड व भारत के साथ हुए एफटीए के तहत अपने सेबों पर शुल्क में छूट पाने वाला पहला देश बन गया है। वर्तमान में भारत में सेब पर 50% आयात शुल्क लगता है। बुलेटिन में फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर महिलाओं के लिए बड़ी संख्या में ब्लू कॉलर रोजगार के अवसर कर रहा है पैदा। सेबी ने एक मीडिया रिपोर्ट को नकारते हुए यह स्पष्ट किया कि शॉर्ट सेलिंग के लिए मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेबी ने कहा कि रिपोर्ट गलत है। योगी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अनुपूरक बजट में 1246 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे कनेक्टिविटी, निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत की 8 मुख्य इंडस्ट्री का संयुक्त सूचकांक नवंबर में सालाना आधार पर 1.8% बढ़ा। इसमें सीमेंट, स्टील और उर्वरकों जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक प्रदर्शन हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डेटा में बताया गया है कि भारत का कोयला उत्पादन नवंबर 2025 में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2.1% बढ़ा है। डेटा के मुताबिक नवंबर 2025 में स्टील उत्पादन सालाना आधार पर 6.1% बढ़ा, वहीं सीमेंट का उत्पादन 14.5% बढ़ा। भारत AI के इस्तेमाल में दुनिया के शीर्ष देशों में हुआ शामिल। रिपोर्ट के अनुसार 62% भारतीय कर्मचारी अपने काम में AI रोज इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत का AI एडवांटेज स्कोर 53 है, जबकि दुनिया का औसत 34, जो दिखाता है कि AI से कर्मचारियों का समय बच रहा है और काम आसान हो रहा है। भारत का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेक्टर में आई तेजी। भारत के REIT की कुल संपत्ति लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए हुई, जिसने हांगकांग को छोड़ा पीछे। भारतीय स्टार्टअप्स की फंडिंग में 2.6 गुना उछाल आया। 30 कंपनियों ने कुल मिलाकर करीब 3,640 करोड़ रुपए जुटाए।
कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सत्र में फसलों का कुल रकबा बढ़कर 5.81 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि FRI नामक एक खास सिस्टम ने लागू किए जाने के महज 6 महीनों में ही 660 करोड़ रुपए की साइबर ठगी रोकने में मदद की है। DOT के अनुसार अब तक 1000 से ज्यादा बैंक पेमेंट कंपनियां और थर्ड पार्टी ऐप्स डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और FRI का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। जापान की सेमीकंडक्टर कंपनी रोमको और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में चिप निर्माण के लिए रणनीतिक समझौता किया है। इसके तहत भारत में पावर सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी आपूर्ति घरेलू और वैश्विक बाजारों में होगी। पहले चरण में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ROHM के भारत में डिजाइन किए गए ऑटोमोटिव ग्रेड MOSFET की असेंबली और टेस्टिंग करेगी। यह साझेदारी भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम है। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, जिससे सोने का दाम करीब 1.34 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 2.07 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंची। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को खनिज नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। उन्होंने घोषणा की कि उनका विशेष दूत इस प्रभार का नेतृत्व करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने लुइसियाना के गवर्नर जैक लैंड्री को ग्रीनलैंड का विशेष दूत नियुक्त किया। इस कारण अमेरिकी नियंत्रण के किसी भी विचार को खारिज करते हुए डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इसकी आलोचना की। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने कहा कि ग्रीनलैंड यहां के लोगों से संबंध रखता है, इसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। ग्रीनलैंड अपना भविष्य खुद तय करेगा। सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इद्रिस ने अपने देश में जारी गृह युद्ध को समाप्त करने और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को धन्यवाद दिया। कामिल इद्रिस ने कहा कि यह पहल युद्ध खत्म करने का साफ और व्यवहारिक रास्ता दिखाती है। उन्होंने कहा कि सूडान इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां भविष्य को आशा, शांति और न्याय के आधार पर तय किया जाना चाहिए। इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के नेताओं ने यरूशलेम में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि बदलते क्षेत्रीय हालात में तीनों देशों के बीच तालमेल बेहद अहम है। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारियाकोस ने कहा है कि अगर गाजा पट्टी में भविष्य में कोई नई व्यवस्था की स्थिति बनती है तो ग्रीस उसमें भूमिका निभाने के अवसर का स्वागत करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें यूक्रेन और अमेरिका के बीच मियामी में हुई हालिया वार्ता के बाद द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी पैकेज और आर्थिक पुनर्निर्माण योजना का एक रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की 20 सूत्रीय शांति योजना पर काम पूरा हो चुका है, लेकिन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस की ओर से वास्तविक और ठोस इच्छा दिखाना जरूरी है। बोलिविया की राजधानी ला पाज में हजारों खनिकों ने राष्ट्रपति रोड्रिगो पास के लंबे समय से चल रही ईंधन सब्सिडी समाप्त करने के फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। नीदरलैंड के पूर्वी शहर नंस्पीट में क्रिसमस लाइट परेड देखने के लिए खड़ी भीड़ में एक कार घुस गई। इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए, जिनमें से कम 3 लोगों की हालत गंभीर है। टेक्सास तट के पास एक मैक्सिकन चिकित्सा परिवहन विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। विमान में 8 यात्री थे सवार, जिसमें कम से कम 3 लोगों की हुई मौत। दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने भारतीय पासपोर्ट धारकों को ऑनलाइन वीजा आवेदन की सुविधा प्रदान करने के लिए चीन ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम शुरू किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 15 दिसंबर से H-1B और H-4 वीजा आवेदकों की जांच प्रक्रिया को किया और सख्त नई व्यवस्था के तहत अब सभी H-1B और H-4 वीजा आवेदकों के लिए ऑनलाइन गतिविधियों की समीक्षा की जा रही है। विदेश विभाग के अनुसार ये कदम H-1B वीजा के दुरुपयोग को रोकने और प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये जांच वैश्विक स्तर पर सभी देशों और सभी राष्ट्रीयताओं के आवेदकों पर समान रूप से लागू होगी। दक्षिण अफ्रीका में इस महीने के आरंभ में बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे एक पब में हुई सामूहिक गोलीबारी के सिलसिले में 32 वर्षीय संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। गोलीबारी में 3 बच्चों समेत 12 लोग मारे गए थे।
इटली के एंटी ट्रस्ट प्राधिकरण ने अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल पर 98.6 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने के आरोप में लगाया गया है। प्राधिकरण ने कहा कि एप्पल की एक प्राइवेसी सुविधा की वजह से ऐप स्टोर में अन्य ऐप कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा सीमित हो गई। जांच में पाया गया कि एप्पल ने अपनी ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी नीति का गलत इस्तेमाल किया। भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज सीरीज का दूसरा T20 मैच विशाखापट्टनम में। पहला मैच 8 विकेट से जीतकर भारतीय टीम 5 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा और अंतिम टेस्ट 323 रनों से जीता। 3 मैच की सीरीज 2-0 से की अपने नाम। कर्नाटक के ऑफ स्पिनर के गौतम ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। 2021 में भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए खेला था एकमात्र वनडे। अभिषेक शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब के 16 सदस्यीय दल में हुए शामिल। पंजाब का पहला मैच 24 दिसंबर को महाराष्ट्र के खिलाफ। ब्रैंडन मैककलम के मुताबिक उन्हें नहीं पता कि वो अगले सीजन की शुरुआत में इंग्लैंड के टेस्ट कोच रहेंगे या नहीं। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज में मिली है करारी शिकस्त। टॉड मर्फी एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में खेलने के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया ने एमसीजी में होने वाले टेस्ट के लिए मर्फी को नाथन लियो के स्थान पर किया शामिल। झाई रिचर्डसन एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में खेलने की दौड़ में शामिल। 4 साल बाद खेल सकते हैं अपना पहला टेस्ट। नाथन लियो सर्जरी के बाद लंबे समय तक मैदान से रहेंगे दूर। लियो को एडिलेड टेस्ट के आखिरी दिन फील्डिंग करते वक्त लगी थी चोट। भारत ने पोलैंड एरियल स्पोर्ट्स विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की एरियल सिल्क स्पर्धा में स्वर्ण जीता। मुंबई के एथलीट वीर गहरोत्रा ने जूनियर बी एमेच्योर पुरुष वर्ग में दिलाया स्वर्ण पदक। भारतीय नौसेना के निशानेबाज किरण अंकुश जाधव ने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। ओलंपियन अर्जुन बबूता को रजत और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को कांस्य पदक मिला। मिस्र ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 2-1 से हराया। मोहम्मद साला ने स्टॉपेज टाइम में किया विजयी गोल। ब्राजील और सैंटोस के फॉरवर्ड नेमार के बाएं घुटने की सफल सर्जरी हो गई है। नेमार लंबे समय से घुटने की तकलीफ से परेशान थे। लिवरपूल के स्ट्राइक अलेक्जेंडर आइजैक के पैर की सर्जरी हुई। शनिवार को टॉटनहैम हॉटस्पर के खिलाफ हुए मैच में आइजैक को लगी थी चोट। सऊदी प्रो लीग की डिफेंडिंग चैंपियन अल अहली ने अल शोरतो को 5-0 से दी मात। अल अहली ने एशियन चैंपियन लीग एलीट के नॉकआउट दौर में बनाई जगह। पर्थ में सेरिया मैच आयोजित करने की योजना फिलहाल हुई रद्द। एशियन फुटबॉल परिसंघ की ओर से इस मैच को लेकर नहीं मिल पाई अनुमति। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।